वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन और सेल साइकिल कोशिका चक्र। ठीक है, पूरा चैप्टर कवर करेंगे अभी आने वाले सीरीज के अंदर में। तो सबसे पहले सेल, हमने इससे पहले पढ़ा था सेल क्या होता है। अभी सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोई भी सेल होता है, कोई भी सेल होता है, उसके अंदर में दो मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं। एक, कोई भी सेल ग्रोथ करने की टेंडेंसी रखता है, दूसरा रिप्रोडक्शन करने की टेंडेंसी रखता है। रिप्रोडक्शन इन द सेंस एक सेल से दो सेल बनाने की टेंडेंसी रखता है। सेल के अंदर में मुख्य दो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक सेल ग्रोथ करता है, दूसरा सेल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, फिर सेल डिवीजन बता रहे कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन दो स्टेप में जनरली संपन्न होता है। कोशिका विभाजन कराने के लिए दो चीज करना आवश्यक है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट करना जरूरी है, क्योंकि एक कोशिका से दो कोशिका तब तक नहीं बनेगी जब तक कि एक डीएनए से दो डीएनए नहीं बन जाए। तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, और फिर सेल ग्रोथ, कोशिका की वृद्धि होगी। इस तरह से सेल डिवीजन है। अब आता है सेल डिवीजन। सिंपल सी बात है कि सेल का टूटना, एक सेल का दो सेल में टूटना सेल डिवीजन कहलाता है ना, कोशिका विभाजन कहलाता है। अभी आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है बच्चों? तो यह प्रक्रियाओं का एक क्रम है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ फिनोमिना, इट इज द सीक्वेंस ऑफ फिनोमिना जिसके अंदर में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ होता है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ फिनोमिना इन विच डीएनए रेप्लिकेशंस एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। ठीक है, यह प्रक्रियाओं का एक क्रम होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल का ग्रोथ होता है। ऐसे एक सीक्वेंस है और बार बार वो सीक्वेंस रिपीट होता है, और इस सीक्वेंस से हमको एक सेल से दो सेल मिल जाता है। फिर ये दो सेल फर्दर इन दो से फिर चार सेल बनेगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब यहां तक था हमारा सेल साइकिल। तो सेल साइकिल कैसे होता है, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? तो सेल साइकिल मुख्यतः दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंटरफेज हो गया और तुम्हारा माइटोटिक फेज हो गया। इंटरफेज और माइटोटिक फेज सबसे लॉन्गेस्ट प्रावस्था होता है, टाइम कंज्यूमिंग। सेल साइकिल के अंदर में सबसे ज्यादा टाइम कोई प्रावस्था लेता है वो लेता है इंटरफेज। 95% सेल डिवीजन का जो टाइम लेता है वो इंटरफेज लेता है और 5% माइटोटिक फेज लेता है। टाइम कंज्यूमिंग फेज है जो तुम्हारा इंटरफेज होता है। इसको हमने तीन फेजेस में क्लासिफाई किया है, G1, S और G2। G1, S और G2। और यहाँ पे माइटोटिक फेज को दो भागों में बांटा गया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियो मतलब केंद्रक विभाजन, है ना, और साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, अभी सभी को डिटेल में लेंगे। और फिर ये कैरियोकाइनेसिस को फर्दर चार भागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। याद करने के लिए आप सीधा PMAT याद करोगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अभी हम देखते हैं कि क्या सीक्वेंस होता है। जनरली देखो, जो तुम्हारा एम फेज होता है, जो तुम्हारा माइटोटिक फेज होता है, वो बीच में प्रेजेंट होता है। किसके? तो दो इंटरफेज के बीच में। ये भी एक इंटरफेज हो गया और ये भी एक इंटरफेज हो गया। दो इंटरफेज के बीच में कौन सा फेज होता है? माइटोटिक फेज होता है। माइटोटिक फेज होता है। तो माइटोटिक फेज दो इंटरफेज के बीच में, बीच वाली प्रावस्था होती है। अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, यहां से लेके और ये पूरा, हालांकि थोड़ा सा और ये गैप चलेगा, ये पूरा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हमारा प्रोफेज है। मैंने आधा कर दिया है, लेकिन ये ऐसा रहेगा और थोड़ा ये इधर भी आएगा, ज्यादा करके लो, क्योंकि 95% टाइम यही लेके चल रहा है। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूं। यहां तक का जो फेज है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा कौन सा फेज हो गया तुम्हारा? इंटरफेज। कौन सा फेज हो गया? इंटरफेज। और यहाँ पे तुम PMAT कर सकते हो, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। मेरी बात सुनो, सबसे पहला हमारा G1 फेज स्टार्ट होता है। G1 फेज सेल ग्रोथ होगा, सेल डेवलपमेंट होगा। फिर हमारा S फेज होगा, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, रेप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। फिर G2 गैप 2 बोलते हैं इसको, गैप 1 गैप 2 बोलते हैं। सेल ग्रोथ होगा, फिर सेल का डेवलपमेंट होगा। ये पूरा का पूरा तुम्हारा कौन सा था? इंटरफेज था। ये यहां से लेके यहां तक का पूरा फेज था इंटरफेज। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे इंटरफेज जब खत्म हो जाता है तो माइटोटिक फेज चालू होता है। माइटोटिक फेज का कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन वाला चालू होगा, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर वही साइटोकाइनेसिस होगा और फिर एक G0 फेज होता है ना। G0 फेज इसीलिए बोलता है मैं इसको बिल्कुल मतलब इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं, इतना कुछ समय के लिए सेल जो डिवीजन होता है वो फिनोमेना रुकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? G0 फेज बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं, हालांकि इन सारे टॉपिक को हम एक एक करके कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इंटरफेज के बारे में।
इंटरफेज क्या होता है? तो इंटरफेज टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबी प्रावस्था होती है टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद रेस्टिंग फेज है, ये रेस्टिंग फेज है ना। इसमें जनरली डिवीजन का कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए इसको बोले रेस्टिंग फेज है, सुप्त प्रावस्था या रेस्टिंग फेज बोल दो चलो। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म देखेंगे तो उपापचय की दृष्टि से देखेंगे कैसा फेज है, तो उपापचय की दृष्टि से सबसे एक्टिव फेज है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमें काम करने के लिए, हमारे सेल को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमको कहां से मिलती है? तो वो एनर्जी हमको हमारे सेल के अंदर में या हमारे बॉडी के अंदर में होने वाले डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शंस से होती है, और इन सारे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं है? उपापचय अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से इस टाइम पे सेल के अंदर में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस चलते हैं, इसीलिए मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे एक्टिव फेज है, सेल डिवीजन की दृष्टि से देखेंगे तो रेस्ट फेज है। समझ में आ गया? अच्छा, फिर पूरे इंटरफेज को G1, S और G2 प्रावस्था में डिवाइड किया गया है 3 स्टेट में, G1, S और G2। इसको किसने कहा था? तो हवर्ड और पेल्स ने बोला था 1963 में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेल डिवीजन था। सबसे स्टार्ट करते दोबारा एक बार रिवीजन करते हैं कि सेल क्या होता है। सबसे पहले सेल क्या होता है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या किसी भी सजीव के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और जाहिर सी बात है सेल के अंदर में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेल ग्रोथ करता है, दूसरा सेल के अंदर में रेप्लिकेशन, एक सेल से दो सेल बनाने की टेंडेंसी होती है, ठीक है कि नहीं है? अब सेल डिवीजन के लिए तो ये सेल की दो प्रॉपर्टीज है। तो सेल ग्रोथ कैसे करेगा, है ना, या डिवीजन कैसे करेगा? तो सेल डिवीजन के लिए दो स्टेप होता है। सबसे पहले हमको डीएनए को रेप्लिकेट करना होगा। जब तक एक डीएनए से दो डीएनए नहीं बनेगा तब तक एक सेल से दो सेल नहीं बनेगा। दूसरा, जब दो सेल बन गया तो सेल को ग्रोथ भी कराना होता है, सेल ग्रोथ। ये दो स्टेप्स होते हैं। तो सेल साइकिल क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनना, या फिर ये सीक्वेंस होता है प्रोसेस का, फिनोमेना का सीक्वेंस होता है, जिसमें तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है, और फिर यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तुम कह सकते हो साइकिल फॉर्म में चलता है ना। फिर आते हैं हमारा कि सेल साइकिल को दो भागों में बांटा गया, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज 95% सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन माइटोटिक फेज कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, 5% होता है। इंटरफेज को तीन भागों में बांटा गया, किसने? हवर्ड ने और पेल्स ने 1963 में, G1, S और G2। और तुम्हारा माइटोटिक फेज को कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन को 3-4 फेज में बांटा गया, PMAT। याद करने का तरीका है PMAT, PMAT बोल सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। ये पूरा हमने एक ऐसे ग्राफ में दिखाया, सर्कुलर ग्राफ में, कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग तुम्हारा जो हमारा इंटरफेज है, यहां से यहां तक पूरा का पूरा इंटरफेज हो गया, ठीक है, जिसके अंदर में G1, S और G2 फेज होता है। उसके बाद तुम्हारा ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, PMAT वाला कैरियोकाइनेसिस, कोश केंद्रक विभाजन, और उसके बाद ये थोड़ा सा स्टेप साइटोकाइनेसिस, और बीच में बहुत ही माइन्यूट टाइम होता है जिसको G0 फेज बोलते हैं, सुप्त प्रावस्था बोलते हैं, है कि नहीं है? तो ये पूरा हमारा सेल डिवीजन। उसके बाद इंटरफेज क्या होता है? सबसे लंबी प्रावस्था होती है, रेस्ट प्रावस्था होता है, नॉर्मल डिवीजन की दृष्टि से देखेंगे तो। लेकिन मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से देखेंगे तो ये सबसे एक्टिव है, ठीक है। तो ये और हमारा सेल साइकिल के बारे में था इंटरफेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।